नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी में समास पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में एक मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप समास को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और ये ट्रिक देख लीजिए, आप समास के कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं, जैसे हमेशा विद्यार्थियों का एक डाउट बना रहता है कि जब समास के भेद या प्रकार के बारे में बात की जाती है तो हमेशा डाउट बना रहता है कि कब 6 लगाना है और कब 4 लगाना है, क्योंकि दोनों होता है, 4 भी दिया रहेगा, 6 भी दिया रहेगा या दोनों दिया रहेगा। तो हमेशा विद्यार्थी डाउट में रहता है कि समास का कहीं कहीं 6 भी भेद दिखाई देता है, कहीं कहीं हम पढ़ते हैं तो 4 भी दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम आज स्पष्ट कर देंगे कि कब आप 6 लगाएंगे, कब 4 लगाएंगे। अगर दोनों दिया है 4 और 6 तो फिर उस स्थिति में आप क्या लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, जितना भी हम लोग समास पढ़ेंगे, समास में जितना भी आपके सामने में उदाहरण हम दिखाएंगे, ये सारे उदाहरण आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी हुआ है उन पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कोई बाहरी एग्जाम्पल नहीं रखा गया है और आपको कुछ नया नया देखने को भी यहाँ से मिलने वाला है एग्जाम्पल। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, समास के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले यदि हम समास के बारे में बात करें तो समास के आपके जो भेद होते हैं 6 होते हैं, या प्रकार जब कहेंगे कितना होते हैं, 6 होते हैं। अभी हम अभी बताने वाले हैं कि कब आपको 4 भी लेना है, कब 6 लेना है, कब दोनों स्थिति में क्या लेंगे, अभी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले आप समझिए कि समास के अगर बारे में बात करें तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो आपका पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास और पांचवा होता है द्वंद्व समास और अंतिम में आपका जो छठा होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ से इस चीज़ को जान के अब यहीं से एक चीज़ हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में इस समय जो नया ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही पूछा जा रहा है। क्या चीज़, जैसे पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा समास है जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ऐसे पूछेगा कि जिस समास का पूर्व प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, या जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इस तरीके से आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहीं पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव में जो पूर्व पद होता है ये प्रधान होता है। क्या, पूर्व पद प्रधान होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में एक डाउट बना होगा, सर ये पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इस चीज़ को भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अभी यहाँ पर हम मोटी मोटी चीज़ें जो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अव्ययीभाव में क्या होगा, आपका पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। वहीं अगर तत्पुरुष समास के बारे में बात करें तो इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होगा। क्या, उत्तर पद प्रधान होने वाला है, ओके। कर्मधारय समास के अगर हम बारे में बात करें तो कर्मधारय समास में इसमें भी आपका क्या होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा, ओके। द्विगु समास की बात करें तो यहाँ पर भी आपका उत्तर पद ही प्रधान होने वाला है, ओके। और द्वंद्व समास के अगर बारे में बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में देखेंगे तो इसमें कोई भी पद, यानी कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग 1-2 बार रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। क्या समझे, अव्ययीभाव देगा तो पूर्व पद, बस एक देखिए, एक आपका पूर्व पद है, एक क्या है आपका पूर्व पद है, बाकी अव्ययीभाव के पास तत्पुरुष लेंगे, कर्मधारय लेंगे और द्विगु लेंगे, तो तीनों का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व लेंगे तो इसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, और बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते। बस इतना ही आपको समझना है, ओके। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम परिभाषा के बारे में बात करें कि आखिर समास का परिभाषा क्या होता है। क्या, समास की परिभाषा क्या है, तो हम देखिए अगर परिभाषा के बारे में बात करें, ठीक है, समास की परिभाषा में, तो देखिए परिभाषा ये कहती है कि जो समास शब्द है ये अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर बना है। क्या है, जो समास शब्द है ये अस धातु में क्या चीज़ लगा है, सम उपसर्ग लगाकर बना हुआ है, ओके। और उपसर्ग क्या होता है, आप जानते हैं कि शब्द के आदि में, ठीक है, या आरंभ में जो लगता है वहीं को क्या कहते हैं हम, सम, यानी कि उपसर्ग कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, सम है, सम उपसर्ग लगा है किसमें, अस धातु में, तो क्या बन गया है, समास बन गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सम प्लस अस बराबर क्या होता है, आपका समास होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है। क्या, समास का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है या सम्मिलन होता है। क्या बताएंगे, समास का जो अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन आपका होता है, ओके। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो समास का अगर विलोम शब्द पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, व्यास बताएंगे। क्या, व्यास बताएंगे। समास का विलोम शब्द क्या बताएंगे, व्यास बता देंगे। ये चीज़ हो गया। चलिए
अब हम अगर इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करें तो क्या है कि दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द। नवीन होना चाहिए, नवीन मतलब कि नया शब्द, और सार्थक मतलब कि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो वहीं कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। परिभाषा, समास में दो पद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि समास में कितने पद होते हैं, तो अब क्या बताएंगे? दो पद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है पूर्व पद, और पूर्व पद को ही हम पहला पद कहते हैं, और दूसरा आपका होता है उत्तर पद, जो कि दूसरा पद होता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद। अभी ऊपर आपने यहाँ पर देखा है ना कि इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद। यानी कि समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पूर्व पद किसे कहेंगे और उत्तर पद किसे कहेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है डाक गाड़ी। क्या? डाक गाड़ी लिखा गया है, डाक गाड़ी यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें आप कैसे पूर्व पद और उत्तर पद समझेंगे? तो देखिए डाक गाड़ी को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? डाक और प्लस क्या? गाड़ी। क्या? गाड़ी। तो जो डाक लिख रहे हैं इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। क्या? पूर्व पद कहेंगे। जो यहाँ पर गाड़ी है ये आपका क्या है? तो ये आपका उत्तर पद है। क्या? उत्तर पद है। बात समझ आ गया ना? इन्हीं दोनों को जब जोड़ देंगे, डाक प्लस गाड़ी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डाक गाड़ी। क्या? डाक गाड़ी। तो यही आपका नवीन शब्द यानी कि नया शब्द बन गया। डाक प्लस गाड़ी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक नवीन सार्थक शब्द बनेगा, डाक गाड़ी। तो जो ये सार्थक जो नवीन शब्द बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहेंगे? इसी को समास कहेंगे। तो आप समझ गए ना कि पूर्व पद क्या होता है? जैसे डाक गाड़ी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? डाक प्लस गाड़ी। तो जो डाक है यही आपका क्या है? पूर्व पद, या इसी को कहेंगे आप पहला पद, और जो गाड़ी है यही आपका क्या है? उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है। ठीक है, ये दो पद हैं, और इन्हीं को जोड़ने के बाद से क्या बन गया? आपका डाक गाड़ी बन गया, जो कि यही आपका नवीन शब्द या सार्थक शब्द बन गया, और इसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक आप सुने होंगे जब समास पढ़ रहे हैं तो समास विग्रह भी आप जानते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह के बारे में बात करें तो देखिए, समासिक शब्दों के बीच में क्या? समासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। क्या है? समासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा गया है डाक गाड़ी। तो डाक गाड़ी को आप जैसे आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? डाक गाड़ी का मतलब क्या हो गया? डाक के लिए गाड़ी। क्या? डाक के लिए गाड़ी। तो यहाँ पर जो आपका के लिए है ये आपका क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष का। यहाँ पर के लिए आपका किसको बोध करा रहे? संप्रदान तत्पुरुष का। यानी कि तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। तो कहने का मतलब कि आपका समास विग्रह क्या हुआ? जब डाक गाड़ी आपने लिखा तो ये तो समास हो गया। इसको जब तोड़ेंगे आप, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? डाक गाड़ी का मतलब होता है डाक के लिए गाड़ी। तो जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं तोड़ने वाली प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नोट, जो कि आपके मन में बहुत ये प्रश्न उठ रहा है कभी से, शुरू से ही, कि क्या है। तो देखिए नोट पर आप थोड़ा सा समझिएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बताया शुरू में कि समास 6 प्रकार के, लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि 4 और 6 का क्या मसला है। तो आगे देखिए, समास 6 प्रकार के हो गए, परंतु 6 विकल्प में न होने पर 4 का चयन करेंगे। क्या समझे? कि इस तरीके से अगर पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तब क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे। कितना? 6 लगाएंगे। लेकिन यदि विकल्प में 6 नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना है? आपको 4 लगाना है। कि समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं समास। बात समझ आ गया है? इस तरीके से देगा तो क्या? 6। अगर नहीं दिया है 6 तो फिर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। आगे देखिए क्यों लगाएंगे 4? क्योंकि जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। क्या? जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है ये दोनों किसके भेद? तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। इसीलिए 6 के स्थान पर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर, लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि विकल्प में 4 और 6 दोनों दिया हो, यानी कि पूछा गया प्रश्न ये पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, चाहे कितने भेद होते हैं, और विकल्प में 4 भी दिया हो, 6 भी दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना है? 6 ही लगाना है। क्या? 6 लगाना है कि आपका जो समास के भेद प्रकार होते हैं 6 होते हैं। बात समझ आ गया ना? तो आपका मन में ये डाउट नहीं रह जाएगा ना कि कब 6 लगाना है, कब 4 लगाना है। कोई डाउट नहीं है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, विकल्प में केवल 6 दिया है तो अब 6 लगा देंगे। विकल्प में अगर 6 नहीं दिया है तो 4 दिया होगा तो 4 लगा देंगे। 6 के नहीं, 6 की अनुपस्थिति में आपको 4 लगाना है। और यदि दोनों दिया हो, 6 भी दिया हो 4 भी दिया हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 6 ही लगाना है। बात समझ आ गया ना? क्यों?
क्यों 4 हम लगाएंगे तो बताएंगे कि जो कर्मधारय समास होता है और द्विगु समास होता है ये तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया ना। चलिए अब हम लोग एक एक कर पढ़ लेते हैं। जो आपका 6 होते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास को देख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास हमने शुरू में ही बता दिया कि इसमें जो पूर्व पद होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट में भी लिखा गया है, आप एक एक चीज़ स्पष्ट समझेंगे। देखिए इसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक जैसा होता है, ठीक है, ये भी आप समझिएगा कि जिसमें पूर्व पद होता है और उत्तर पद ये आपका क्या होता है, एक जैसा होता है। ये सभी समझ में आ गया ना। और हमने बताया था कि अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है क्या होता है, वो प्रधान होता है। तो देख लेते हैं। देखिए अव्ययीभाव जो समास है, जिस समास का पहला पद, देखिए ध्यान दीजिए, जिस समास का पहला पद कि तो अव्यय होगा या प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर अव्यय भी दिखाई देगा किसी भी शब्द का, किसी भी समास का अगर पहला शब्द अव्यय दिखाई दे दिया तो फिर आप समझिएगा कि अव्ययीभाव समास है, या पहला पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से अव्यय से पहचान आ जाएगी, ठीक है, अव्यय अधिकतर दिखाई देता है तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। ओके, जैसे में अव्यय मतलब क्या होता है, तो अव्यय हम तो पढ़ भी चुके हैं। अव्यय जो होता है अ प्लस व्यय से मिलकर बना होता है ना, जिसका कुछ भी व्यय न हो, जिसका कुछ भी व्यय न हो उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्या करता है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। कौन, अव्यय। और इसमें ये जो होता है ये शब्द के आगे उपसर्ग आता है, ठीक है, इसमें शब्द के आगे क्या होता है, उपसर्ग आता है। ये चीज़ हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। तो आपने अव्ययीभाव समास में क्या समझा कि अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद क्या हो, कि तो प्रधान हो या तो अव्यय हो, वहीं आपका अव्ययीभाव समास कहलाता है। और नोट में मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक जैसा भी होता है। ये भी समझिएगा, इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है एक जैसा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ये सब क्या होता है, ये सब आपके अव्ययीभाव समास में आएंगे। ओके, चलिए कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। उपसर्ग, यहाँ पर ये शब्द के आगे उपसर्ग आता है, क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इसमें शब्द के आगे क्या आ गया, उपसर्ग है। किसमें, अव्ययीभाव समास में। तो जो शब्द दिखाई देगा उसमें जो उपसर्ग आएंगे वो कुछ इस तरीके से उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं, जैसे प्रति आएगा, भर आएगा, यथा आएगा, बे, बा, ब, आ, अ, अनु, पर, दर, नि, उप, ला, ये जो जितना भी देख रहे हैं उपसर्ग, यही आपके कोई भी शब्द दिया रहेगा उस शब्द के आगे ये उपसर्ग आपके लगे होंगे। तो समझिएगा कि ये अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए। एग्जाम्पल में जैसे प्रतिमास, क्या है, प्रतिमास, तो देख रहे हैं ना, प्रतिमास में क्या है, दिखाई दे रहा है ना, प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यंग देख रहे हैं ना, यहाँ पर फिर प्रत्युपकार लिखा गया है ना। तो ये जितने भी आपके उपसर्ग वाले दिखाई दे रहे हैं ये सब किस में जाएंगे, आपके अव्ययीभाव समास में जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, नीचे जाएंगे तो अभी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष हो गया, अकारण हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथासंभव, आजीवन, अनुरूप, हाँ, निर्विवाद, दरअसल, देख रहे हैं ये सब क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है शुरुआती में ना, तो इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ नोट समझिएगा। यहाँ पर नोट क्या है कि यदि किसी नदी के नाम के आगे कोई संख्या आए तो अव्ययीभाव समास होगा। क्या, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे गंगा है, गंगा, तो गंगा के आगे अगर कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या आ जाए, जैसे आपका यहाँ पर लिख दिया गया पंचगंगा, क्या, पंचगंगा, तो ये भी किस में चला जाएगा, तो ये आप बताएंगे कि ये भी आपका अव्ययीभाव समास में जाएगा। किस में, अव्ययीभाव समास में जाएगा। बात समझ आ गया ना। बाकी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उपसर्ग जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इनको याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या है, प्रति, भर, यथा, बे, बा, ब, आ, अ, अनु, पर, दर, नि, उप, ला, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर नदी के अगर आगे अगर संख्या आ जाएगी तो वहाँ पर भी आपका होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक जैसा भी होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में आ जाएगा कि रातों रात, क्या, रातों रात में कौन सा समास है, या हाथों हाथ, क्या, हाथों हाथ, इस तरीके से भी पूछेगा तो ये नहीं होगा कि हाथों हाथ में यहाँ पर नीचे योजक दिया है तो आप चले जाएंगे द्वंद में, नहीं, आप बताएंगे कि क्या होगा, अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है ना। और बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष है, अच्छी के आगे, परोक्ष यानी कि अच्छी के परे, अकारण यानी बिना कारण के, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव संभव के अनुसार। तो आपसे इसी तरीके से देकर क्वेश्चन यही सब पूछेगा। बेफायदा, बेकाम, भर पेट, उपकूल, बखूबी, बेधड़क, ठीक है, या जीवन, दिनानुदिन, ठीक है, अपाद मस्तक, प्रत्येक, लवारिस, साफ साफ, रातों रात, देख रहे हैं ना यहाँ पर। इसको देखकर बहुत सारे विद्यार्थी इसको देखेंगे तो तुरंत
किस में चले जाएंगे, द्वंद्व में चले जाएंगे ना, द्वंद्व समास में चले जाएंगे। किसको देखकर, योजक चिन्ह का। लेकिन नहीं, ये आपका किस में होगा, अव्ययीभाव समास। देख रहे हैं, साफ साफ, रातों रात, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, ये सब क्या है, सब अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल। देख रहे हैं, पल पल, प्रतिक्षण, बेचैन, बार बार, रोज रोज। देख रहे हैं, तो ये सब के किसके एग्जाम्पल हैं, सब अव्ययीभाव समास के हैं। तो जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये नहीं आपको देखने को मिल रहा है, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए नोट में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है नोट में। जैसे यहाँ पर समझिए, आप ही आप, घर ही घर, मन ही मन, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, मुँह आ मुँह, सही, सर आ सर, एक आ एक। ठीक है, कभी कभी द्विरुक्त शब्दों के बीच में ही, से, न, आ जाता है। तो जो देख रहे हैं ये सब भी किस में जाएंगे, ये सब आपके अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। क्या है, सब अव्ययीभाव के अंतर्गत ही ये सब जाने वाले हैं। सब क्या, आप ही आप, घर ही घर, जो इस तरीके से आएगा सब आप क्या बताएंगे कि ये अव्ययीभाव का एग्जाम्पल है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए, तो अव्ययीभाव समास में हमको नहीं लग रहा है कि किसी को डाउट रह गया होगा। अव्ययीभाव समास में क्या आपने सीखा कि जिस समास का पहला पद की तो अव्यय होगा या पहला पद आपका क्या होगा, प्रधान होगा, उसी को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में शब्द के आगे उपसर्ग भी लगा रहता है, और कुछ उपसर्ग यहाँ पर हम दिए हैं, जैसे आपका प्रति हो गया, भर हो गया, यथा, बे, बा, ब, आ, अ, अनु, पर, दर, नि, उप, ला, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग, ये आपके शब्द के आगे भी दिखाई देंगे। फिर हमने सीखा कि यदि कोई नदी दे दी गई हो, उस नदी के आगे संख्या भी दर्शा दिया गया हो, तो वो भी आपका किस में चला जाएगा, अव्ययीभाव समास में चला जाएगा। और फिर हमने बताया कि इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है वो एक जैसा होता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात। हमने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया उस तरीके से। देखिए यहाँ पर, जैसे साफ साफ, रातों रात, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, पल पल, प्रतिक्षण, बेचैनी, बार बार, ये सब क्या है, ये सब अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो अव्ययीभाव समास में किसी को डाउट नहीं रह गया है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। क्या दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि जिस समास में जो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होता है, उत्तर देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े अव्ययीभाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, तो देखिए कि जिस समास में पूर्व पद गौण, गौण मतलब कि नगण्य, नगण्य होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। वही चीज़ है कि यानी कि प्रथम पद आपका नगण्य होगा, और लेकिन उत्तर पद यहाँ पर क्या होगा, प्रधान होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौण, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास का पूर्व पद गौण होता है। ठीक है, गौण मतलब कि नगण्य होता है, उसका कोई अर्थ नहीं मतलब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ओके, अब तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास परसर्ग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए एक एक कर हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। क्या, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। ओके, प्रथमा नहीं होता है यहाँ पर, सीधा यानी कि कर्ता का नहीं होता है, सीधा हम कर्म से शुरू करते हैं, तो कर्म तत्पुरुष समास, और ये द्वितीय तत्पुरुष भी कहलाता है। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। तो इस समास में समस्त पद के बीच कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होता है। किसमें, कर्म तत्पुरुष, यानी कि आप जब कारक पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से पढ़े होंगे, तो जो उसकी विभक्ति होती है, विभक्ति से ही पहचान में आती है। तो कर्म यहाँ पर आया है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक का आपका विभक्ति क्या होती है, को आती है। तो इसी से पहचान में आ जाएगा कि जिस समास में समस्त पद के बीच में कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, चिन्ह को होती है, को का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त को तोड़ेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, को यहाँ पर दिखाई दे दिया, तो आप क्या बताएंगे, ये अगर कर्म तत्पुरुष समास दिया रहेगा और तत्पुरुष समास दिया रहेगा तब आप लगाएंगे कर्म तत्पुरुष। अगर कर्म तत्पुरुष नहीं दिया है, केवल आपसे विकल्प में तत्पुरुष दिया है, तो फिर भी आपको क्या लगाना है, तत्पुरुष समास लगाना है। अगर दोनों दिया है तब फिर आप उसमें भी लगाएंगे कि तत्पुरुष में भी कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे पाकिट मार, जैसे यानी कि पाकिट को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। समय देखेंगे तो जो विभक्ति है वो को, आपकी विभक्ति चिन्ह को दिखाई देगी।
यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, हाँ। पतित पावन यानी कि पापियों को पावन करने वाला, देख रहे हैं ना, हाँ। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, मतदाता, मत को देने वाला, जी भर यानी कि जी को भरने वाला, ओके। तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। देख रहे हैं सब में को विभक्ति का चिन्ह जो है दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपके किसी न किसी पेपर में पूछे गए। जैसे कटफोड़, नहीं काट को फोड़ने वाला, ठीक है। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देख रहे हैं सब में आपकी को विभक्ति दिखाई दे रही है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। क्या, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ओके। चलिए इसी में तत्पुरुष में देख लेते हैं। दूसरा जो उसका भेद होता है उसको कहते हैं करण तत्पुरुष समास। क्या, करण। और करण तत्पुरुष यानी कि जब करण कारक आप पढ़ेंगे तो उसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है क्या होती है, से या के द्वारा होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यानी कि इस समास में समस्त पद के बीच जो करण कारक के जो चिन्ह है ना, क्या है चिन्ह, से या के द्वारा उसी का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे देखेंगे अश्रु पूर्ण यानी कि अश्रु से पूर्ण, देख रहे हैं से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अदार्य यानी कि दया से आर्द, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, देख रहे हैं के द्वारा से, ये जो भी दिखाई देगा तो समझ जाएंगे कि ये करण तत्पुरुष है। और करण तत्पुरुष नहीं दिया रहेगा तो ये तत्पुरुष समास के ही सब अंतर्गत आते हैं ना। जैसे रोगातुर, रोग से आतुर ना, आँखों देखी यानी कि आँखों से देखी, गोबर गणेश तो गोबर से निर्मित गणेश, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, मुँह मांगा यानी कि मुँह से मांगा, रत्न जड़ित यानी रत्न से जड़ित, जलावृत यानी जल से आवृत यानी कि आवृत मतलब होता है ढका हुआ, देख रहे हैं ना। वचनबद्ध, मन चाहा, मन से चाहा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, हाँ। क्षुधातुर यानी कि क्षुधा से आतुर। ये सारे एग्जाम्पल किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और इसमें सब में देखेंगे तो से या के द्वारा आपकी विभक्ति चिन्ह दिखाई देगी, इसलिए क्या होगा, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तीसरा आपका देख लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है, तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ पर भी समास में समस्त पद के बीच में क्या दिखाई देगा, जो समस्त पद के बीच में दिखाई के लिए दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। जैसे यज्ञ वेदी यानी कि यज्ञ के लिए वेदी, छात्रवास यानी कि छात्रों के लिए वास, देख रहे हैं के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, हाँ। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए जो देख रहे हैं यही आपका है ना, तो इससे आप पहचान जाएंगे। जैसे मेज पोष, मेज के लिए पोष है। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, आलय मतलब आसान। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम, देख रहे हैं एग्जाम्पल। यही चीज़ें, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी है। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। विधानसभा, विधान के लिए सभा। तो देख रहे हैं सब में कौन सा, तो सब में आपका जो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है के लिए सबका प्रयोग किया गया, इसलिए क्या होगा, ये संप्रदान तत्पुरुष समास ये हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो चौथा है आपका है अपदान तत्पुरुष। क्या, अपदान। और अपदान कारक का चिन्ह जो जानते हैं कि से होता है, और से किसके लिए, अलग यानी अलग होने के अर्थ में ये प्रकट करता है, तो ये आपका अपदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे रोग मुक्त, तो रोग क्या होगा, रोग से मुक्त, तो यहाँ पर देख रहे हैं से यहाँ पर आया है, और मुक्त यानी कि अलग होने की बात कर रही है ना। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है, और हीन मतलब कि अलग, यानी कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है से का जो अर्थ हो रहा है वास्तव में देखा जाए तो अलगाव की स्थिति के लिए दिखाई दे रहा है। जैसे बुद्धिहीन, बुद्धि से क्या है, हीन है। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से क्या है, मुक्त है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जल रिक्त, जल से रिक्त है। शक्तिहीन, शक्ति से हीन है। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट है। विचार रहित, विचार से रहित, हाँ। जात बाहर यानी जात से बाहर। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत, देख रहे हैं। देश निकाला, देश से निकाला। बलहीन, बल से हीन। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। लोकोत्तर यानी कि लोक से परे। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। और विद्या रहित, विद्या से रहित, देख रहे हैं। तो सब में क्या है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और ये से जो है अलग होने की स्थिति में दर्शाया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, अपदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष समास। क्या, संबंध तत्पुरुष समास। और संबंध तत्पुरुष समास में आप लोग जानते हैं कि संबंध कारक का जो चिन्ह होता है काकी के होता है, तो जब भी काकी के का प्रयोग जहाँ पर समस्त पद के बीच में दिखाई देगा तो आप बताएंगे क्या, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे भारत रत्न यानी कि भारत का रत्न,
देख रहे हैं, भारत का रत्न, यानी कि भारत और रत्न का संबंध किससे है, यानी का यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, देखा रहा है ना। जैसे सेना नायक, सेना का नायक, पुष्प वर्षा, पुष्प की वर्षा, कठपुतली, काठ की पुतली, ओके। रामोपासक यानी राम का उपासक, दिनचर्या, दिन की चर्या, राजनीति, राजा की नीति, वीर कन्या, वीर की कन्या, देखिए प्राणनाथ, प्राण के नाथ, देख रहे हैं, सब में आप का की के आपका चिन्ह दिखाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। भूकंप, भू का कंप, राजज्ञा, राजा की आज्ञा, गंगाजल, गंगा का जल, बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, सारे एग्जाम्पल ये पूछे गए हैं पेपर में। अंतिम आपका होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, क्या अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसको देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें समस्त पद के बीच में अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है, जैसे में पर, में अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में पर होता है, तो में पर का प्रयोग दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ओके। जैसे लोकप्रिय, तो लोकप्रिय को आप तोड़ेंगे क्या होगा, समास विग्रह करेंगे तो लोक में प्रिय, में दिखाई दिया। दानवीर, दान में वीर, आप बीती, आप पर बीती, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, नीति निपुण, नीति में निपुण, देख रहे हैं, सब में दिखाई देगा या तो पर दिखाई, यही दो आपकी क्या कारक चिन्ह दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पर कार्य कुशल, कार्य में कुशल, सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, वनवास, वन में वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, देख रहे हैं। तो ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो आप बताएंगे कि सारे एग्जाम्पल अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब यहाँ पर नोट में समझिए, नोट में आप एक देखे होंगे नग तत्पुरुष समास भी एक दिखाई दे रहा होगा आपके बुक में या कहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो वो आपका नग क्या तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखिए असभ्य मतलब कि न सभ्य, अनंत मतलब कि न अंत, अभाव यानी कि न भाव, अनपढ़ यानी कि न पढ़, अन्याय, ठीक है, अन्याय मतलब कि न न्याय, अचल मतलब कि न चल, अधर्म मतलब कि न धर्म। तो ये सब जहाँ पर जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर क्या होगा, ये आपका नग समास हो जाएगा, ओके। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब नोट में देख लेते हैं, एक आपको दिखाई देता है अलुक समास, क्या अलुक तत्पुरुष समास दिखाई देता है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है ये सब। तो इसको देख लेते हैं कि जिस तत्पुरुष के पहले पद को विभक्ति का लोप न होकर उसी में समाहित तो हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, मनसीज, मन में उत्पन्न यानी कि जिसको कामदेव कहते हैं, ओके। खेचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाले यानी पक्षी, निशिचर यानी कि रात में विचरण करने यानी कि राक्षस, वास्पति यानी कि वाक में पति यानी कि बृहस्पति को कहा गया है, आत्मनेपद यानी कि स्वयं से उत्पन्न, ये देख रहे हैं, ये सब किसका है, अलुक तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। बात समझ आ गया ना। अभी हम लास्ट में भी बताएंगे कि तत्पुरुष समास में और कुछ आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जो कि कॉमन होते हैं, वहाँ पर विद्यार्थी नहीं समझ पाता है कि हम तत्पुरुष समास लगाएं कि बहुब्रीहि समास लगाएं, तो अभी हम बताएंगे, ठीक है। आप वीडियो को देखिएगा, हम जरूर बताएंगे आपको, जब बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे वहाँ पर भी बताएंगे। कर्मधारय समास के कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जो कुछ कर्मधारय में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ बहुब्रीहि में भी होते हैं, दोनों कॉमन होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कब कर्मधारय बताना है, कब आपको बहुब्रीहि बताना है, कब आपको तत्पुरुष बताना है और कब आपको बहुब्रीहि बताना है। ये जो आपके कॉमन वाले होते हैं, जो डाउट बने रहते हैं, ये सब हम डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समाप्त हो गया, आपका तत्पुरुष समास समाप्त हो गया है और वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो सेकेंड वाली पार्ट आएगा, यानी कि समास का जो पार्ट नंबर 2, उसमें आपका समास समाप्त हो जाएगा और उसमें हम जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ओके। तो बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, ओके, धन्यवाद।